नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत सल्तनत काल में बिहार और मुगल काल में बिहार देखेंगे। तो बिहार में कौन सी घटना घटी सल्तनत काल में और मुगल काल में बिहार में कौन सी घटना घटती इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले आते हैं सल्तनत काल में बिहार। तो जिस समय दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था उस समय बिहार में कौन सी घटना घटी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले एक बार दिल्ली के सल्तनत काल में जो वंश शासन का क्रम हुआ, यानी वंश का जो क्रम हुआ उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो इसमें वंश का क्रम क्या है, पहले गुलाम वंश आते हैं, फिर खिलजी वंश आते हैं, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो सल्तनत काल में दिल्ली के प्रमुख शासन का क्रम क्या रहा, तो इसका ट्रिक क्या है, तो गु खी तू सैलो, यानी आप इसको मोटा मोटी याद किए रखेंगे। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि सल्तनत काल में बिहार में कौन कौन सी घटना घटी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सल्तनत काल में बिहार में पहला घटना क्या घटती है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने बिहार अभियान किया। कब किया, 1225 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। दूसरी घटना क्या घटती है, तो बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण जो होता है वह किसके काल में होता है, तुगलक काल में। तुगलक के काल में होते हैं, यानी कि बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण किस शासन के काल में होते हैं, तो तुगलक काल में होते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग ये रखेंगे कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ होती है, तो बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, तुगलक काल में बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, तो मलिक इब्राहिम। इसका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम मलिक बयां था। अब मलिक बयां का मकबरा जो है वह कहाँ है, बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ कहाँ है, नालंदा में। तो हम लोग देख रहे हैं कि तुगलक काल की प्रमुख घटना यानी सल्तनत काल में बिहार में कौन कौन सी घटना घटी, इसका पॉइंट हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार का उल्लेख। बिहार का उल्लेख जो होता है वह 13वीं शताब्दी में मिलती है। किसमें मिलती है, तबकाती नासरी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे यहाँ से कि तबकाती नासरी की रचना किसने किया है, इसकी रचना मिनहाज के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें कि दिल्ली सल्तनत काल में यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में वंश का क्रम क्या रहा, इसका वंश का क्रम रहा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो बिहार में वास्तविक जो है यानी कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार पर में सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण किस वंश के काल में होता है, तुगलक वंश के काल में होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट देखें। अब हम लोग आ जाएंगे दिल्ली के सल्तनत काल में वंश के क्रम का ट्री भी हम लोगों ने देख लिया। गु खी तू सैलो, यहाँ से आप लोग गु से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, सो से हो गया सैलो वंश, लो से हो गया लोधी वंश। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुगल काल में बिहार। अब मुगल काल में बिहार में कौन कौन सी घटना घटती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुगल काल में पहले होता क्या है इसके बाद देखेंगे। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं और शेरशाह के बीच जो होता है सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें कि हुमायूं जो है जीत जाते हैं और शेरशाह पराजित हो जाते हैं। तो शेरशाह के द्वारा जो दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की गई थी वह समाप्त हो जाते हैं और पुनः हुमायूं के द्वारा क्या होते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद देखेंगे कि अब दिल्ली में क्या होते हैं और बिहार में अब कौन सी घटना घटती है। तो दिल्ली में किसका शासन चल रहा होता है, मुगल शासक हुमायूं का शासन चल रहा होता है। इधर बिहार में कौन सी घटना होती है, तो अफगान राज्य का फिर से उदय हो जाता है। अफगान राज्य का फिर से उदय हो जाता है। किसके द्वारा होता है, तो ताज खान करानी के द्वारा हो जाती है। अब आगे की घटना क्या होती है, तो अफगान शासक और अकबर के बीच जो है ताज खान करानी और अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। यानी कि यहाँ से आप लोग ये रखेंगे कि अकबर के शासन काल में बिहार में जो अफगान राज्य का उदय हुआ किसके द्वारा हुआ, ताज खान करानी के द्वारा। तो अकबर और ताज खान करानी के प्रति सम्मान नीति अपनाते थे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक तो दोनों में ठीक ठाक रहा, लेकिन आखिर की घटना क्या होती है, ताज खान करानी के पुत्र
दाऊद खां करौनी ने इसका विरोध किया। जो सम्मान के प्रति यानी सम्मान की नीति जो अकबर और ताज खां करौनी के बीच थी, उसके पुत्र दाऊद खां करौनी ने इसका विरोध करते हैं। अब परिणाम क्या होता है, अकबर ने बिहार पर आक्रमण कर देता है। कब कर देता है, 1576 में, और पटना को जीत लेता है। इस प्रकार बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन हो जाते हैं, तो जिसको हराए यानी दाऊद खां करौनी को। पटना पर आक्रमण कर लिया और दाऊद खां करौनी वहां से भाग निकलते हैं। तो अंतिम अफगान शासक बिहार में कौन होते हैं, दाऊद खां करौनी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में मुगल काल में कौन सी घटना घटी। पहले हम लोगों ने देखा कि सल्तनत काल में, उसके बाद देखें कि मुगल काल में, उसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल काल में जो है बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा। यहाँ से मुगल काल में जो हम लोग देख रहे हैं, इसी में आगे देखेंगे बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा कब और कैसे मिला। तो बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा अकबर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1580 में दिया गया। यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अभी अकबर का शासन चल ही रहा होता है। उसी समय बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दे दिया जाता है। कब दे दिया जाता है, 1580 में। और अकबर के द्वारा बिहार का प्रांतपति राजा मानसिंह को बनाया जाता है। अकबर के द्वारा बिहार का प्रांतपति किसे बनाया जाता है, तो राजा मानसिंह को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिस समय राजा मानसिंह को अकबर ने प्रांतपति बनाया, उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो रोहतास थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखेंगे पुनः दिल्ली में अकबर के बाद किसका शासन होता है, जहांगीर का शासन होता है। पहले हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। अब दिल्ली में जहांगीर का शासन होता है। उस समय बिहार में कौन सी घटना घटती, इसके बारे में देखेंगे। तो जहांगीर के शासन काल में छोटा नागपुर क्षेत्र पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद आगे कौन सी घटना घटती है, तो राजकुमार को जहांगीर ने यानी राजकुमार परवेज को जहांगीर ने प्रांतपति नियुक्त किया। और जहांगीर के शासन काल में ही यह पद सिर्फ राजकुमारों को दिया जाने लगा। उसके बाद क्या होते हैं, आगे जो थे जहांगीर के बाद औरंगजेब आते हैं। अब औरंगजेब के शासन काल में बिहार में कौन सी घटना घटी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिए। अब देखेंगे औरंगजेब के शासन काल में बिहार में कौन सी घटना घटती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो औरंगजेब के शासन काल में बिहार में प्रमुख घटना था, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को क्या बनाया, प्रांतपति बनाया। अब अजीम ने कौन से काम करते हैं, अजीम ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अजीमाबाद किसने रखा, तो औरंगजेब के प्रिय पुत्र अजीम ने, जो क्या थे, प्रांतपति थे। अब देखेंगे उत्तर मुगल काल में घटना। उत्तर मुगल काल में कौन सी घटना घटती है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उत्तर मुगल काल में जो है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर मुगल शासक फर्रुख सियर का औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ होते हैं, पटना में होते हैं। कब होते हैं, 1713 में। तो इस प्रकार फर्रुख सियर मुगल सम्राट का पहला शासक बन जाते हैं, जिसका राज्याभिषेक कहाँ होता है, पटना में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल शासक फर्रुख सियर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो पटना में। आप लोग ये भी याद रखेंगे, मुगल शासक का पहला शासक फर्रुख सियर था, जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पटना में हुआ। उसके बाद नोट में लिख दिए हैं, शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक पटना में हुआ था, लेकिन इसके बाद हुआ था। जहां आप देख रहे हैं कि इसका राज्याभिषेक 1713 में होती है, इसका 61 में। तो पहला मुगल शासक कौन बन जाता है, तो फर्रुख सियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुर्शिद कुली खान बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्या रहते हैं, सूबेदार रहते हैं। उसके बाद बिहार में सिख धर्म से संबंधित एक दो पॉइंट है, उसे भी हम लोग देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, गुरु नानक होते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे सिख धर्म के 10वें गुरु पर। 10वें गुरु इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह पटना से संबंधित, इसका जन्म पटना में होता है, इसीलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन होते हैं, गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म कहाँ होते हैं, पटना में। कब होते हैं, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को होते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह से संबंधित कुछ प्रश्न है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने।
तख्त श्री हरमंदिर। अब यहाँ से सिख धर्म से जुड़े एक मंदिर है पटना साहिब में, तख्त श्री हरमंदिर कहाँ है? पटना साहिब में। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा रंजीत सिंह ने। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, बिहार में सूफी संत। तो सूफी संत से भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, एक दो क्वेश्चन बनते तो उसको हम नोट कर दिए हैं। सबसे पहले बिहार चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। बिहार में कौन सूफी पहले आए थे? तो चिश्ती सिलसिले के। लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता किसको मिली? फिरदौसी सिलसिले के चिश्ती को मिली। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक लोकप्रियता सूफी यानी कि सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी बिहार में कौन हुए? तो फिरदौसी सिलसिले के सूफी। अब इससे एक पॉइंट और बढ़ जाते हैं, फिरदौसी सिलसिले के जो सूफी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यानी संत होते हैं वो कौन होते हैं? मखदूम सरफुद्दीन महिया मनेरी। मखदूम सरफुद्दीन याहया मनेरी। ये क्वेश्चन आप लोग याद जरूर रखेंगे क्योंकि इसका जन्म पटना में हुआ था। अब इसका जन्म पटना के मनेर में हुआ था, इसका मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिहार शरीफ में हुई थी। तो इस तरह से हम लोग ये मध्यकालीन बिहार का अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम लोग प्राचीन बिहार पढ़ेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें ताकि याद हो सके। धन्यवाद।